नमस्ते, मैं प्रोफेसर प्रतिभा मुदलिया मैसूर विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ और अध्यक्ष हूँ। बेंगलुरु विश्वविद्यालय की सुमा दोड्डनावर और नागरत्ना राव ने इस कोरोना काल में वेबिनार का आयोजन किया है। यह एक सराहनीय प्रयास है। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देती हूँ, उनको बधाई देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने अपनी साहित्यिक गतिविधियों को इस प्रकार के माध्यम के द्वारा जारी रखा है। उन्होंने इस वेबिनार का विषय रखा है समकालीन हिंदी तथा कन्नड़ महिला कथाकारों के साहित्य की विभिन्न संवेदनाएं। उन्होंने मुझे जो उत्तरदायित्व सौंपा है वो उत्तरदायित्व है समकालीन हिंदी महिला कथाकारों के साहित्य में आदिवासी संवेदना या आदिवासी विमर्श। सबसे पहले हम आदिवासी विमर्श के बारे में, आदिवासी संवेदना के बारे में संक्षेप में जान लेंगे। वास्तव में यह सदी विमर्शों की सदी है। 21वीं सदी साहित्य में अस्मितामूलक विमर्शों की सदी मानी जाती है। इस सदी में समाज के सभी वंचित समूह ने अपने हक, अधिकार और अपनी अस्मितागत पहचान के लिए निर्णायक लड़ाई छेड़ रखी है। ये लड़ाई किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि अपने पक्ष में लड़ी जा रही है। इन लड़ाइयों के पीछे एक सुविचारित दर्शन कार्य कर रहा है। हिंदी साहित्य के दलित, नारी, आदिवासी विमर्श में समाज के वंचित वर्गों ने साहित्य के विविध आयामों के माध्यम से साहित्य की मुख्य धारा का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन तीनों विमर्शों में शोषित समाज के हक के लिए लेखन कार्य किया जा रहा है। साहित्य के क्षेत्र में कई विमर्श आ रहे हैं, इसलिए यहाँ हाशिए की वैचारिकी है और इस हाशिए की वैचारिकी की चर्चा होनी अत्यंत आवश्यक भी है। जहाँ तक आदिवासी विमर्श की बात है तो यह विमर्श 20वीं सदी के अंतिम दशकों में शुरू हुआ। इसके केंद्र में आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और जीवन की चिंताएं शामिल हैं। माना जाता है जब भारत की उदारीकरण और मुक्त व्यापार की व्यवस्थाओं ने आदिम काल से संचित आदिवासियों की संपत्ति को लूटने का रास्ता भी खोल दिया। बहुराष्ट्रीय और देशी कंपनियों ने आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन, इन सभी से आदिवासियों को बेदखल कर दिया, जिससे आदिवासी इलाकों में बड़े पैमाने पर विस्थापन होने लगा। नौकरी की तलाश में बड़ी संख्या में लोग महानगरों की ओर खींचे चले आने लगे। इसमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मद्रास आदि विविध महानगरों में वे आने लगे हैं। इन आदिवासी लोगों के पास न धन था न ही आधुनिक शिक्षा थी। ये लोग शहरों में दिहाड़ी मजदूर या घरेलू नौकर बनने के लिए बाध्य हो गए। बड़े बड़े महानगरों ने इनकी संस्कृति, इनके लोकगीत, साहित्य सभी को निगल लिया। 1991 भारतीय अर्थव्यवस्था ने उदारवादी नीति को अपनाया और इसी समय समकालीन आदिवासी लेखन की शुरुआत मानी जाती है। नई आर्थिक नीति से आदिवासियों का उत्पीड़न बढ़ गया। आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन से बेदखल होने लगे और इस दौर से राष्ट्रीय स्तर पर रचनात्मक ऊर्जा देने वाला आदिवासी साहित्य का विकास होने लगा। इसमें आदिवासी के अस्तित्व, उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए जो आवाज बुलंद हुई, यही आवाज आदिवासी साहित्य की नींव बन गई। नई पीढ़ी के कुछ आदिवासियों ने शिक्षा हासिल की और अवसरों का लाभ उठाकर सामर्थ्य अर्जित किया। उन्होंने अपने समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाना आरंभ किया। उन्होंने संगठन बनाए और अपने लिए इतिहास को नए सिरे से तलाशना शुरू किया। उन्होंने अपने नेताओं की पहचान की, अपने लिए नेतृत्व का निर्माण किया, साथ ही समर्थ आदिवासी साहित्य को जन्म दिया। देखिएगा, ये जो आदिवासी साहित्य है, यह आदिवासी साहित्य अस्मितामूलक साहित्य है और इस अस्मितामूलक साहित्य का जो प्रमुख स्वर है वो प्रमुख स्वर है प्रतिरोध। आदिवासी विमर्श भी आदिवासी अस्मिता की पहचान
उसके अस्तित्व संबंधी संकटों और इसके खिलाफ जारी प्रतिरोध का साहित्य है। यह देश के मूल निवासियों के वंशजों के प्रति भेदभाव का विरोधी है। यह जल, जंगल, जमीन और जीवन की रक्षा के लिए आदिवासियों के आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करता है। आदिवासी साहित्य के निर्माण में मूल आदिवासी तथा गैर आदिवासी रचनाकारों ने साहित्य का निर्माण किया। इनमें आते हैं हरिराम मीणा, गंगा साहेब मीणा, रणेंद्र, संजीव जैसे साहित्यकारों ने अपने कथा साहित्य के माध्यम से वंचित समुदाय के दुख, दर्द, व्यथा तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आदिवासी साहित्य में लेखिकाओं ने भी अपनी कलम का जोर आजमाया और आदिवासियों के उत्पीड़न, पीड़ा और व्यथा को साहित्य के माध्यम से व्यक्त करने का सराहनीय कार्य किया। आदिवासी रचनाकारों ने आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व के संघर्ष को सबसे पहले कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहा और यही कविता उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित भी होगी। शायद यह माध्यम उनके लिए अधिक प्रभावी लगता रहा होगा। प्रतिरोध और शोषण की अभिव्यक्ति जन कविता से अच्छी तरह से अभिव्यक्त हो सकती थी और हुई भी है, किंतु अब इनके साहित्य का विस्तार होने लगा है विभिन्न विधाओं में और इनमें महत्वपूर्ण विधा है कथा साहित्य। और इस कथा साहित्य के माध्यम से ही अब हम कुछ कथाकारों के आदिवासी संवेदनाओं को देखेंगे। हिंदी साहित्य में महिलाओं ने भी आदिवासियों की समस्याओं को केंद्र में रखकर सृजनात्मक कार्य किया। यह महिलाएं आदिवासी भी हैं और गैर आदिवासी भी हैं। मैं सबसे पहले आदिवासी महिलाओं के साहित्य की संक्षेप में चर्चा करना चाहती हूँ। हिंदी में आदिवासी लेखन प्रमुखता से पिछले 2-3 दशकों में आने लगा है, लेकिन इसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। हिंदी में सबसे पहली आदिवासी कविता किसी पुरुष द्वारा नहीं बल्कि एक महिला द्वारा, जिसका नाम है सुशीला सामत, जिन्होंने 40 के दशक में शुरुआत की थी। उनका पहला काव्य संकलन 1934 में प्रलाप नाम से छपा। हिंदी में आदिवासी कथा लेखन की शुरुआत भी एलिस एक्काक द्वारा आजादी के बाद के दशकों में मानी जाती है। जहां तक कथा साहित्य का प्रश्न है, पहली आदिवासी कहानीकार एलिस एक्काक है। इन्होंने 60 के आसपास कहानियां लिखना आरंभ किया। तब हिंदी साहित्य में आदिवासी विमर्श की आवाज तक नहीं थी। उनकी कहानी है दुर्गी के बच्चे और एल्मा की कल्पनाएं। इसमें दुर्गी की दुर्दशा को अभिव्यक्त किया गया है। सफाई का काम करने वाली दुर्गी असमय ही बूढ़ी हो जाती है। अपना जीवन चलाने के लिए उसके पास एक के बाद एक 4 पुरुषों के साथ उसको रहना पड़ता है। फिर भी उसके बच्चे को एक अच्छा जीवन जीना नसीब नहीं होता है। एलिस सोचती है, देखिएगा वो आदिवासी है लेकिन कल्पनाएं जरूर करती हैं। वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रही है जो भारत आजाद भारत है। वो कहती है, देखिएगा, हाय हाय री दुनिया, एक ही सृष्टिकर्ता परमात्मा की संतानों में इतना फर्क। कोई हिंडोले पर झूलता है और कोई सिर पर मैला की बाल्टी लेकर घर घर डोलता है। हाय विधाता, किया तुम्हारा और न्याय है। और एलिस एक्का आजाद भारत की कल्पना करती है और इस कहानी में एलिस एक्का एक तो मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना चाहती है, तो दूसरी ओर वो चाहती है कि जब लोग अपनी गंदगी खुद साफ करेंगे तभी समुदाय विशेष को इससे मुक्ति मिल जाएगी। वंदना टेढ़े ने एलिस एक्का की कहानियों का संकलन किया। इस कहानी के अलावा इस संग्रह में वनकन्या, जुगनी और अंबागाज, कोयल की लाडली सुमरी, 15 अगस्त, विल्चो और रामू, धरती लहलहाएगी, झालो नाचेगी गाएगी आदि कहानियां संकलित है। इन कहानियों में जहां एक तरफ आदिवासियों के प्रकृति से सहज रिश्ते को दिखाया गया है, वहीं विभिन्न पात्रों के माध्यम से आदिवासियों के असमय समाप्त होते चले जाने की नीति को भी दर्शाया गया है। इसके बाद की कहानीकार है रोज केरकट्टा, आदिवासी महिला है और आदिवासी साहित्यकार भी है।
जिनके 2 कहानी संग्रह आए, एक बिरुवार गमछा और दूसरा है पगहा जोरी जोरी ले घाटो। इसमें से एक कहानी जो है जिसका नाम है भंवर, एक ऐसी विधवा की कहानी है जिसके कोई बेटा नहीं है, बस बेटियां ही है। समाज के नियमों और कानून के अनुसार उसकी अपनी जमीन पर उसका अपना हक है, लेकिन सब सभ्य समाज उस जमीन पर उसका हक देना नहीं चाहता है। और जब वो आवाज उठाने लगती है तो एक रात सभ्य समाज के पुरुष उसके घर आकर उसका घर लूटते हैं और उसका और उसकी बेटी का बलात्कार करते हैं, रात भर इनको नोचते हैं और इतना ही नहीं बल्कि उनके टुकड़े टुकड़े करके चले जाते हैं। उसकी एक बेटी होती है, वो छिप छिपा कर वहां से निकल आती है और कुछ सालों बाद उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाती है। लेकिन जब वह कानून के घेरे में आ जाती है तो उसके सामने सवालों का ऐसा भंवर तैयार हो जाता है, ऐसा निर्माण किया जाता है कि वह कुछ नहीं कर पाती है। कहा तो जाता है कि आदिवासियों में स्त्री पुरुष समान है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई इससे बहुत बहुत अलग है। रेजा केरकट्टा ने अपनी कहानियों के माध्यम से आदिवासियों की इसी सच्चाई को व्यक्त किया है। हाँ, इन आदिवासियों की स्त्रियों में यह प्रतिरोध की चेतना भी हमें दिखाई देती है। उनकी एक कहानी है जिसका नाम है गंध, जिसमें नायिका छेड़खानी करने पर हाथ भी उठाती है और अपना विरोध जताती है। धाना लोहार की कहानी में नायिका अपना अधिकार न मिलने पर हथियार उठाकर हमला करती है और जगत, सिंधु और चंद्रू का हाथ भी काट देती है। ये आदिवासी मूलतः शांत प्रकृति के हैं, लेकिन जब हिंसा पर उठाते हैं तो उनका लक्ष्य केवल अपनी आत्मरक्षा होता है। एलिस एक्का और रोज केरकट्टा दोनों आदिवासी कहानीकार हैं। उन्होंने वही देखा जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने भोगा, जो उन्होंने अनुभव किया। आदिवासी महिला रचनाकारों में अन्य जिनके नाम लिए जा सकते हैं वे हैं सरोज केरकट्टा, निर्मला पुत्तल, दमयंती सिंकू, सावी बड़ाइक, रेशमा हंसदा। इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इधर कुछ ऐसी महिला कथाकार भी आई हैं जो गैर आदिवासी हैं, किंतु उन्होंने अपने कथा साहित्य में इन आदिवासी लोगों के जीवन का यथार्थ देखा और उनको उन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया। इन महिलाकारों में आने वाली महत्वपूर्ण कथाकार हैं रमणिका गुप्ता, मैत्रेय पुष्पा, मेहरुनिसा परवेज, मधु कांकरिया। इन उपन्यासकारों ने, इन कथाकारों ने आदिवासी विमर्श पर अपनी कलम चलाकर यह इस मिथ को तोड़ दिया कि स्त्री केवल स्त्री का ही रोना नहीं रोती है। इन्होंने इन मिथों को तोड़कर आदिवासियों के झुंड में जाकर, उनके बस्तियों में जाकर उनके सुख दुख, उनकी व्यथा पीड़ा, उनके शोषण और उत्पीड़न को देखा और उसको उन्होंने अपने उपन्यासों और कथाओं के माध्यम से आवाज देने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम देखते हैं रमणिका गुप्ता, जो स्वयं एक एक्टिविस्ट है। साहित्य के रण क्षेत्र में अन्य लेखिकाओं की भांति रमणिका भी अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ कूदी और आम आदमियों के लिए वो युद्धरत हो गई। आदिवासी, दलित तथा स्त्री विमर्श इनके लेखन का प्रमुख उद्देश्य है। रमणिका गुप्ता के 2 उपन्यास जो लघु उपन्यास कहलाते हैं, एक है सीता और दूसरा उपन्यास है मौसी। ये 2 उपन्यास आजादी के बाद उन आदिवासी अंचलों के हैं जो विकसित होकर औद्योगिक परिवेश में बदल गए थे। इन अंचलों में आदिवासी संस्कृति औद्योगिकीकरण के कारण तार होकर नष्ट होने की कगार पर आ गई थी। उसे बचाने की कोशिश इन 2 उपन्यासों की नारी पात्र सीता और मौसी करती दिखाई देती है। इन उपन्यासों में सीता और मौसी का एक दबंग नेतृत्व और ओजस्वी संघर्ष अपनी समूची अस्तित्व चेतना के साथ करती दिखाई देती है। इन दोनों उपन्यासों के मुख्य पात्र सीता और मौसी मूलतः आदिवासी महिलाएं हैं। उपन्यास की नायिका सीता के बारे में स्वयं रमणिका गुप्ता के जो शब्द है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। वो कहती हैं, त्याग और तपस्या की प्रतीक सीता जब रामायण के युग से निकलकर आज के संघर्षों से जूझती हुई जवान होती है तो वह सर्वहारा वर्ग के लिए आधुनिक रावणों से लड़ती है।
आज की सीता जूझती है रिश्ते से। उम्र के हर मोड़ पर उसने मौत से छीनी है जिंदगी को। सीता अब अपने से बाहर खड़ी सीताओं के लिए लड़ने लगी है। पूरे उपन्यास में सीता केंद्रीय भूमिका अदा करती है। वह कई तरह की स्त्री समस्याओं से जूझती है। स्वयं की मुक्ति के साथ साथ औरों की मुक्ति के लिए भी संघर्षशील भूमिका अदा करती है। आज की नारी तमाम बंधनों से मुक्त होना चाहती है। समाज में यह अफवाह जरूर फैली हुई है कि समाज में अन्य स्त्रियों की अपेक्षा आदिवासी स्त्रियां ज्यादा मुक्त होती हैं। वह अपनी पसंद से अपना वर का चुनाव कर सकती है, लेकिन एक स्त्री के द्वारा वर चुन लेना ही संपूर्ण मुक्ति नहीं होती है। मौसी उपन्यास में भी एक आदिवासी स्त्री की ही दास्तान है। मौसी एक ऐसी स्त्री है जिसकी गरीबी के कारण समय पर शादी नहीं हो पाती और वह अपने भाई के बेटे मोहना का पालन पोषण करने लगती है। मौसी जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने जाती है। वहां उन्हें एक मौलवी पुत्र से प्यार हो जाता है, पर इनकी शादी बूढ़े मौलवी के से हो जाती है। उसके मर जाने के बाद यूनियन के नेता भगवान सिंह की रखेल बनकर वह जीने लगती है। बाद में वहां से भी उसको निकाल दिया जाता है। फिर वह अपने गांव के एक माधो नामक एक व्यक्ति से प्रेम करने लगती है। माधो भी उसे प्रेम करता है, पर वह दूसरी जाति का होता है, इसलिए उसका विरोध होने लगता है और उसका जो मानस पुत्र है वह मोहना उस माधो को मारने के लिए उतर आता है और उसको पीट देता है। इससे मौसी को बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। वह सवाल करती है, मौलवी साहब से निकाह हुआ, कोई को नाय बोला। आई जब माधो हमारे संग खोजे हैं तब सब जात पुजात खोजे लगत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था के दंश का शिकार कहीं न कहीं आदिवासी महिलाएं भी हो रही हैं और दूसरी तरफ आदिवासी होने के कारण मौसी को लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रखेल बनाकर रखा है और जब स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। यह उपन्यास आदिवासी समाज पर पड़ते गहरे प्रभावों और उसके चलते स्त्रियों की हीन होती दशा का अच्छा चित्रण करता है। आज आदिवासी स्त्री खरीदी बेची जा रही है, उनका शोषण जारी है। सीता और मौसी में रमणिका गुप्ता एक जगह लिखती हैं, औरत चाहे किसी भी वर्ग की हो, वर्ण की हो, कैसी भी धार्मिक सामाजिक की स्थिति की हैसियत वाली हो, उसे अपना फैसला करने का हक देना समाज अपनी तौहीन मानता है। वो उसका पीछा करता है, उसे झुकने पर मजबूर करता है। इसी क्रम में हम एक अन्य उपन्यास देखते हैं, मैत्री पुष्पा का अलमा कबूतरी। अलमा कबूतरी एक ऐसा उपन्यास है जिसमें बुंदेल क्षेत्र के में बसने वाली कबूतरी के जीवन के कटु सत्य और उसकी गहरी संवेदनशीलता को प्रस्तुत किया गया है। इसमें लेखिका ने कबूतरा आदिवासी को सभ्य समाज द्वारा अपराधी माने जाने के कारण उनके जीवन की विभिन्न कठिनाइयां को व्यक्त करने का प्रयास किया है। इनकी स्त्रियां कठिनाइयों से जूझते जूझते जीवन जीती है। अलमा कबूतरी उपन्यास की स्त्री पात्र वैसे तो अनेक हैं, जिनमें भूरी, भजनी, कदमबाई, अलमा, संतोले की बहू आदि आती है, जिसमें सबसे प्रमुख पात्र हैं भूरी, कदमबाई और अलमा। सभ्य समाज द्वारा उन पर होने वाले शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक शोषण से संघर्ष करती है। इनकी कठिनाइयां बहुत भिन्न हैं। अपराधी माने जाने के कारण सभ्य समाज द्वारा होने वाले अत्याचार, अन्याय को सहन करना उनकी नीति बन गई है। सभ्य समाज के खिलाफ इनके मन में विद्रोह की भावना होते हुए भी वह अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती। अपराधी आदिवासी की स्त्रियों पर बलात्कार पर आंसू नहीं बहाते, पीड़ित नहीं होती, बल्कि उसे दुर्घटना मानकर ये स्त्रियां भुला देती है। मनसाराम कदमबाई से बलात्कार करता है। बलात्कार करके भी पुरुष खुद को कभी दोषी नहीं मानता।
वह समाज में शान से रहता है। इसमें स्त्री निर्दोष होकर भी अपराधी मानी जाती है। लेखिका इस समीकरण को इस उपन्यास में उलट देती है। कदमबाई खुद को अपराधी नहीं मानती, न वह अपने गर्भ से खिलवाड़ करती है। वह मनसाराम के बेटे को जन्म देने का साहस करती है। वो कहती है, गर्भ में बच्चा सदा रहा, न गिराया न गिरने दिया। हॉल गर्दिश छाती पर झेलती रही, पेट तक नहीं आने दी। भूरी कज्जा लोगों द्वारा होने वाले अन्याय तथा अत्याचार के खिलाफ विद्रोह करती है। बेटे को पढ़ा लिखा कर उसे अच्छा इंसान बनाना चाहती है। बस्ती की सबसे पहली माँ थी भूरी, जिसने बेटे को कुल्हाड़ी डंडा न थामकर पोथी पाठी पकड़ाई थी। अलमा कबूतरी की प्रमुख पात्र अलमा सभ्य समाज द्वारा होने वाले शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण का विरोध करती है। उसका संघर्ष पिता की हत्या के बाद शुरू होता है। अलमा राम सिंह शिक्षक की इकलौती बेटी है। अलमा को राम सिंह द्वारा सूरजभान के कर्ज चुकाने के लिए सूरजभान के यहाँ गिरवी रखा जाता है। राम सिंह अपनी बेटी से कहता है, अलमा तू गिरवी धरी है, समझे रहना, भला इसमें बुराई भी नहीं। हम कबूतरों में तो यह चलन रहा है, जेवर, गहना, बासन और बेटी मुसीबत के समय काम आते हैं। अलमा को जिस समाज द्वारा बहिष्कृत माना जाता है, उसी समाज में वह संघर्ष का सामना करते हुए नागरिक होने का हक तक ले लेती है। उसके सभ्य समाज पर शासन करने को भी तैयार होती है। लेखिका कहती है, श्री राम शास्त्री के निधन के कारण खाली हुई बबीना विधानसभा की सीट के लिए सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से राम शास्त्री की निकटतम सहयोगी और निष्ठावान गाइड अलमा उम्मीदवार होगी। समझ जाते हैं कि इस अलमा कबूतरी में, जिसने अपने शारीरिक, मानसिक सभी तरह के कष्ट उठाकर अपने शरीर का संपूर्ण रूप से एक तरह से उस पर होने वाले अत्याचारों को सहते हुए वह आखिर तक एक निष्ठावान ऐसी उम्मीदवार बनकर चुनाव में आ जाती हैं और लड़ लेती हैं। मैत्रेय पुष्पा ने अलमा कबूतरी उपन्यास के माध्यम से आदिवासी जीवन की शैली का सभ्य समाज द्वारा शोषित, घृणित और आपराधिक पृष्ठभूमि को प्रकाशित किया है। साथ ही घृणित सत्ता राजनीति पर भी करारा व्यंग्य किया है। अलमा के चरित्र के माध्यम से नारी की सहन शक्ति, बुद्धिमत्ता, विवेकशीलता का भी परिचय मिलता है। इनके अलावा हम देखते हैं मधु कांकरिया, मेहरुनिसा परवेज आदि ने भी आदिवासियों के जीवन पर रचनात्मक कार्य किया है और स्त्री के शोषण की कहानी के साथ साथ आदिवासियों के जीवन के यथार्थ का अंकन भी किया है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि आदिवासी साहित्य में स्त्री रचनाकारों का महत्वपूर्ण स्थान है, योगदान है। उन्होंने कथा साहित्य के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। आदिवासी लेखिकाएं आंदोलन से जुड़ी होने के कारण उनके साहित्य का चिंतन और उनका गहरा अनुभव जो है वह अत्यंत प्रभावकारी है। इन्होंने केवल महिलाओं या आदिवासी समाज की चिंताओं तक अपने आप को सीमित नहीं रखा, बल्कि उनकी दृष्टि समस्त आदिवासी परिवेश, जिसमें जल है, जंगल है, जमीन है, जीव जंतु है और मनुष्य की पीड़ा समावेशित है। आदिवासी लेखन हिंदी के अस्मितावादी विमर्शों में सबसे नवीन है। वर्षों से हाशियों पर रखे गए आदिवासी समुदाय को साहित्य के में जगह मिल रही है और इससे भी अच्छी बात यह है कि इस दिशा में खुद इस समुदाय के लोगों के द्वारा ही पहल की जा रही है। आदिवासियों का सब समाज के द्वारा शारीरिक शोषण और पुरुषों के उनके प्रति अमानुषिक बर्ताव और उनके दमन, शोषण और उत्पीड़न की लंबी परंपरा रही है तथा इसके विरुद्ध आदिवासी और गैर आदिवासी साहित्यकारों ने समय समय पर आवाज बुलंद भी कही है। महिला रचनाकार भी अपनी सच्ची अनुभूतियों के साथ अपनी लेखनी उठाकर सार्थक प्रयास कर रही है।
आज आदिवासी समाज में आज आदिवासी समाज के सामने विस्थापन की एक ऐसी समस्या के रूप में सामने आई है कि जो उन्हें सांस्कृतिक, मानसिक और भौगोलिक तौर पर बदल कर रख देती है। और इसकी पृष्ठभूमि में आदिवासी स्त्रियों के देह में तब्दील होकर रह जाती है। सभ्य समाज उसकी देह की गंध से रोमांचित तो हो उठता है और फिर शुरू होता है देह को खरीदने और बेचने का अंतहीन सिलसिला। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें आदिवासी साहित्य में स्त्रियों के बहुत से सवालों को महत्व मिला है। महिला कथाकारों ने इन्हीं संवेदनाओं को अपने कथा साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया है। अंत में निर्मला पुत्तिल की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपने इस आलेख का समापन करती हूँ और आप लोगों से विदा लेती हूँ। वो 2 पंक्तियां हैं निर्मला पुत्तिल की। वो कहती हैं, मैं चुप हूँ तो मत समझो कि गूंगी हूँ। मैं चुप हूँ तो मत समझो कि गूंगी हूँ, या कि रखा मैंने आजीवन मौन व्रत, या कि रखा है मैंने आजीवन मौन व्रत। गहराती चुप्पी के अंधेरे में सुलग रही है भीतर जो आक्रोश की आग। बहुत बहुत धन्यवाद।